हाँ, पेज नंबर 187 CSR वाला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। कल लास्ट में वो CSR कमिटी, उसके फंक्शंस, कितने मेंबर्स होंगे, वो सब पे बात हो रही थी। अब आगे यहाँ पे बोला है CSR एक्टिविटीज़ के बारे में, और दूसरा बोला है लिस्ट दे रखी है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। पहले अपने लिस्ट पढ़ते हैं, फिर आगे वाले टॉपिक पे आते हैं। पहले नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 188 पे, थोड़ा आइडिया भी रहेगा क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो वो टॉपिक जल्दी समझ आएगा। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ में बताया, शेड्यूल 7 का रेफरेंस है, और बोला इनमें से जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं 1 और मोर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो टू कंप्लीट योर CSR बजट या जो भी टारगेट आपको दिया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ रिगार्डिंग इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, प्रमोटिंग हेल्थ केयर, ये सब बोला है। तो हेल्थ सेक्टर, पॉवर्टी सेक्टर, वो सबको टारगेट किया, हंगर और ये सब चीज़ों के लिए। और भी है, सैनिटेशन को भी इंक्लूड किया हुआ है। और स्वच्छ भारत कोष ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, और बोला कि आप इसमें क्लीन इंडिया मिशन जो था गवर्नमेंट का, बोला इसमें पैसा आप डोनेट कर सकते हो, और वो डोनेशन का बेनिफिट भी आपको यहाँ पे मिलेगा एज CSR एक्टिविटी। ये हो सकता है, बंद नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लो। और पहला पॉइंट जो है हंगर, पॉवर्टी, सैनिटेशन, वो सबसे रिलेटेड था। दूसरे पॉइंट में बोला है एजुकेशन, उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स स्पेशली अमंग चिल्ड्रन, विमेन, एल्डरली, डिफरेंटली एबल पीपल, एंड लाइवलीहुड एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, मतलब लोगों को पढ़ाना लिखाना, एजुकेट करना, और वोकेशनल स्किल्स जो है उसके ऊपर फोकस करना। वोकेशनल स्किल्स में जो छोटे मोटे कोर्सेज आते हैं, जिससे जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या नहीं पढ़े, उनको एटलीस्ट कुछ काम सिखा दे। एक मेन वो होता है लाइवलीहुड, जो है अपना खर्चा निकालने के लिए कुछ तो करना है, तो उनको कुछ भी काम सिखा दो जो वो रेगुलर बेस पे कर सके, और एज एन एम्प्लॉय कहीं काम करे, उससे अपनी इनकम जनरेट कर सके। दैट इज द बेसिक आइडिया, वो यहाँ पे हो रहा है डिस्कस। फिर नेक्स्ट इसके बाद थर्ड पॉइंट में देखो, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो है उसको अवॉइड करना। हाँ, और प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी बोला हुआ है, इनइक्वालिटी को अवॉइड करना है, उसको कट डाउन करना है, और इक्वालिटी का जो स्टेटस है वो डेवलप करना है। एम्पावरिंग वुमन, ये टारगेट तो पूरा हो चुका है मेरे हिसाब से, ठीक है। आजकल उल्टा हो गया, ज़्यादा एम्पावर कर दिया, ठीक है। वो बीच में नहीं आया था, वो रास्ते के ऊपर एक वो कैब ड्राइवर की पिटाई कर दी एक लड़की ने, वो बेचारा डर के मारे पिटे जा रहा है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो आराम से उसकी पूरी धुलाई करके चली गई और कुछ नहीं बोल पाया बेचारा। तो ऐसे इंस्टेंस देख के लगता है कि एम्पावरिंग वाला जो टारगेट था ओवर अचीव कर लिया हमने, है ना। नेक्स्ट, सेटिंग अप होम्स एंड हॉस्टल फॉर विमेन एंड ऑर्फन्स, ठीक है, ये सब भी होना चाहिए। वर्किंग विमेन के लिए, सिंगल विमेन के लिए हॉस्टल या ये सब सेटअप किया जाए तो उनके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओल्ड एज होम सेटअप करना, ये भी कन्वीनियंस का काम है। डे केयर सेंटर्स, कुछ आइडिया है डे केयर सेंटर क्या होता है? हाँ, क्या होता है बताओ। छोटे बच्चों के लिए, हाँ, वर्किंग मदर्स के लिए या वर्किंग पेरेंट्स, अगर सोलो फैमिली है, दोनों पेरेंट वर्किंग है, तो जॉब आवर्स में फिर बच्चों को कौन संभालेगा, तो उसके लिए डे केयर सेंटर्स जो है वो सेटअप किए जाते हैं। तो आप उनको पूरा टाइम, मतलब जितना भी आपका वर्किंग आवर है, आप उनको वहाँ पे ड्रॉप कर दो, वो केयर करेंगे, फिर शाम को आप वापस उनको कलेक्ट कर लो। इस तरीके से डे केयर सेंटर्स अवेलेबल होते हैं। क्या हुआ, चलो फिर आगे। एंड सच अदर फैसिलिटीज फॉर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज़ को कोप अप करने के लिए, कवर अप करने के लिए, सोशली, इकोनॉमिकली, ये सब चीज़ें की जा सकती है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखो, समाज सेवा के जितने काम हो सकते हैं ना, सब एक एक करके टारगेट कर ही रहे हैं, वो आपको दिख ही रहा है। अब इस पॉइंट में एनवायरमेंट के ऊपर आ गए, इसकी भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, और गवर्नमेंट एक्चुअली में काफ़ी स्टेप्स लेती है। कंपनीज को भी स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो शो कर सके कि हम भी एनवायरमेंट की तरफ कितना ध्यान रख रहे हैं, और वो भी एक CSR का पार्ट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया है, क्लीन गंगा मिशन, ठीक है। उसके लिए जो फंड सेटअप किया गया, तो गंगा रिवर जो इतनी पॉल्यूटेड थी उसको क्लीन करने की एक जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया, बोला आप भी कंट्रीब्यूट करो, उन पैसों से हम साफ सफाई का काम करवाएंगे, पानी जो है उसको चेंज करेंगे धीरे धीरे, तो वेदर साइकिल के साथ साथ वो वाटर क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, इस पर फोकस होगा। बाकी भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं आजकल। जो अपने ये EV वाला सेगमेंट देख रहे हैं, कार्स के केस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो एक्चुअली में वही एक आइडिया है कि फॉसिल फ्यूल्स या पेट्रोल, क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी हमें कम करनी है, कोल पे डिपेंडेंसी कम करनी है, जिससे पोल्यूशन इतना हो रहा है। दूसरा इकोनॉमिक फायदा ये है कि क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो जितना क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं पैसे चुकाने पड़ते हैं, और हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो वीक हो जाती है। तो अगर ये क्रूड ऑयल के बदले हम EV वाले सेगमेंट पे आ जाए, तो क्रूड ऑयल की कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाएगी, तो उससे इस चीज़ में फ़र्क इन फ्यूचर पड़ सकता है, तो उस पर बात हो रही है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज। अभी आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, ये सब हिस्टोरिकल चीज़ों पे आ गए। मॉन्यूमेंट्स की बातें हो रही हैं, और हिस्टोरिक जो भी इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करना। अच्छा, फिर बोला लाइब्रेरीज को सेटअप करना,
ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और ये सब को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, और ये एक्चुअली में वल्नरेबल काफ़ी है। तो जो हैंडीक्राफ्ट वाला जो काम है राजस्थान में, बहुत सारे स्टेट्स में ट्रेडिशनली होता है, लेकिन आजकल जब उसका सर्वे होता है, डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, तो उसमें बोलते हैं कि ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन था, क्योंकि फैमिली में सब एक दूसरे को ये काम सिखाते गए, लेकिन अब ये काम की उतनी वैल्यू नहीं रह गई, बिकॉज मशीन मेड हर चीज़ आ गई है और उतना आर्ट एंड क्राफ्ट का उतना वैल्यू नहीं है, लोग उतना पैसा नहीं देते, और वो आर्टिजन्स जो इतने टैलेंटेड है उस काम में, लेकिन उनको उतना पे नहीं मिलता। तो जब पे नहीं मिलता तो क्या सोचते हैं, बोले अब खानदानी काम है, ठीक है, लेकिन पैसे भी तो कमाने, घर चलाना है, तो वो भी फिर नॉर्मली अपना जॉब कर रहे हैं, सैलरी पे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो आर्ट एंड क्राफ्ट पे डिपेंड नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ को अगर प्रोटेक्ट किया जाए तो अच्छा है, कल्चर के हिसाब से और हेरिटेज के हिसाब से। नेक्स्ट, आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, जो मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उनके लिए बात हो रही है। वेटरन्स मतलब जो एजेड हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। वॉर विडोज की बात हो रही है, उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात हो रही है। बोला इनके लिए कुछ किया जाए तो वो भी CSR में आएगा। अगेन नीड है तो उस हिसाब से पॉइंट रखा। नेक्स्ट, ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकग्नाइज स्पोर्ट्स, पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देना, लोगों को रेडी करना फॉर ओलंपिक और वो सब, ये भी इसमें कवर हो जाएगा। अगला पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, जिसमें भी वो चेंजेस करके और PM केयर फंड भी उसमें ज्वाइन कर दिया था। तो नेशनल रिलीफ फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो भी CSR एक्टिविटी है। अल्टीमेटली क्या होता है, गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा या प्राइम मिनिस्टर का जो भी पैसा फंड में आ रहा है डोनेशन के थ्रू, वो नेशनल रिलीफ के लिए यूज करते हैं। कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, फ्लड्स आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो फंड में से वो पैसा दे सकते हैं, ये होता है। अगला पॉइंट, contribution or funds provided to technology incubators located within academic institutions which are approved by central government। ये academic institutions में आप एग्जांपल IITs का ले सकते हो, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो IITs है हमारे यहाँ, उसमें ये इंक्यूबेटर्स सेटअप किए होते हैं। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स वो हैं जो यंग स्टूडेंट्स को, यंग स्टार्टअप्स को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि सेटअप हमारा यूज़ करो, आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है, जो कुछ नया फाइंड करना है, रिसर्च करना है, कुछ मटेरियल चाहिए आप यूज़ करो, लेकिन इनोवेशन पे फोकस करो, पैसों की टेंशन मत लो। तो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स कहीं ना कहीं ऐसा सेटअप प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए उनका भी फायदा है। आप कुछ डेवलप कर लोगे तो उसमें स्टेक मांग लेंगे आपसे, कुछ परसेंटेज मांग लेंगे। अगर आप कंपनी अपनी स्टार्ट करोगे तो इक्विटी मांग लेंगे, तो वो अपना अमाउंट भी रिकवर कर लेते हैं, ये भी रहता है। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये तो आइडिया होगा आपको। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है गाँव के लिए, सब एरियाज के लिए, अर्बनाइजेशन जो अपने बोलते हैं, उस प्रोजेक्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट भी देखा होगा, स्लम एरिया डेवलपमेंट। वो नायक मूवी देखी, वही सिचुएशन है, स्लम एरिया को हटाएंगे और सारे पक्के मकान बनाएंगे। कब बनेंगे पता नहीं, इलेक्शन के टाइम पे बनने शुरू होते हैं, मतलब बात शुरू होती है कि बनेंगे, इलेक्शन खत्म, फिर वापस अब 5 साल बाद बात करेंगे, वैसे ही चलता है। पर काफ़ी जगह पे चेंजेस किए भी, ऐसा नहीं है, पर बहुत जगह अभी भी वैसा का वैसे ही चल रहा है। दैट डिपेंड्स कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बट अगर इस स्लम एरिया डेवलपमेंट के लिए आप काम कर रहे हो तो भी CSR प्रोजेक्ट का एक पार्ट माना जा सकता है वैसे। तो जहाँ जहाँ नीड है ना कि कोई हेल्प करने आ जाए, वही पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए, ताकि उस बहाने वो एक्टिविटी का आपका बर्डन भी खत्म हो और लोगों को उस एक्टिविटी का कोई बेनिफिट भी हो। तो जहाँ नीड नहीं है वो चीज़ों को CSR में नहीं रखा है, ये भी क्लियर किया। और ये CSR एक्टिविटी ना आउटसाइडर्स के लिए होनी चाहिए, खास ध्यान रखना है। आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज या एम्प्लॉय की फैमिली के लिए कुछ करते हो, वो CSR नहीं है, ये तो फिर वो एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया ना। अभी आपकी कंपनी ने एक स्कूल स्टार्ट कर दी और आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए उस स्कूल में फ्री एजुकेशन कर दिया या एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे कर दिया, बोले हो गया ना CSR। ये तो भाई एम्प्लॉय के बच्चों के लिए फैसिलिटी है, आप आउटसाइडर के लिए करो ना, तो वो CSR में आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट को CSR का हिस्सा नहीं मानते, ये बोलो। चलो, तो लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट है, और भी कुछ नेक्स्ट पेज पे पॉइंट्स है, वो भी खत्म करते हैं। क्लैरिफिकेशन दिया गया है MCA के थ्रू। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला, वन ऑफ द इवेंट्स, मैराथन्स, अवार्ड्स, चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप डज नॉट क्वालिफाई एज अ पार्ट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर। ऐसे वन टाइम इवेंट्स को CSR एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते, ये बोला हुआ। दूसरा, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनीज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी एक्ट, स्टैच्यू और रेगुलेशंस डू नॉट काउंट एज CSR एक्सपेंडिचर। आपने एक्ट का बर्डन या ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए कोई काम किया, जैसे अपने देख रहे थे वो एम्प्लॉयज का पिक एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, GST में बात हो रही थी, तो बोला नहीं ये तो फिर CSR में ही आ गया ना। CSR कैसे हुआ, एम्प्लॉय के लिए है, एक्ट में लिखा है, तो आपको एक ऑब्लिगेशन बिजनेस के लिए पूरा करना पड़ा, वो अलग चीज़ है। CSR जो है वो अलग चीज़ है, नो डाउट, ये भी लीगल ऑब्लिगेशन है, लेकिन बाकी लीगल ऑब्लिगेशन से इसको आपको सेपरेट रखना है, ये यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। नहीं तो आप एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करोगे, बोले ये भी तो समाज सेवा ही है ना, किसी के फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए हम पैसा दे रहे हैं, बट वो ऑब्लिगेशन जो है वो PF एक्ट के हिसाब से अलग रूल है वैसे। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट। अब इसके पहले वाला जो आंसर था वो देखते हैं।
ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर जो आपको ध्यान होने चाहिए। तो लैंग्वेज वाइज लास्ट डे पे भी थोड़ा शांति से पढ़ लेना। CSR एक्टिविटी शैल बी अंडरटेकन बाय द कंपनी एज पर इट्स स्टेटेड पॉलिसी। कल बात हो रही थी प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज जहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना है करो, एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो आपका बिजनेस का एक्टिविटी हो गया, वो CSR का पार्ट हो भी नहीं सकता। द कमिटी ऑफ द कंपनी मे डिसाइड टू अंडरटेक इट्स CSR एक्टिविटीज अप्रूव बाय द बोर्ड थ्रू द फॉलोइंग मोड्स। पहला बोला है कि आप एक कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हो सेक्शन 8 में, या फिर एक अलग ट्रस्ट, एक अलग सोसाइटी बना सकते हो और उसके थ्रू भी आप अपनी CSR एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ने यही किया है। रिलायंस वालों ने एक सेक्शन 8 कंपनी बना दी, उसका नाम रखा रिलायंस फाउंडेशन। ये एक्चुअली में आप ऑनलाइन सर्च करोगे मिल जाएगा। टाटा ट्रस्ट वालों के लिए टाटा कंपनी का भी अपना फंड बना हुआ है, विप्रो फाउंडेशन है, इन्फोसिस वालों का अपना ट्रस्ट है, फंड है। तो हर बड़ी कंपनी ने ये किया कि अपनी एक अलग सेक्शन 8 कंपनी या एक इंस्टीट्यूशन बना दिया जिसके थ्रू वो अपना CSR का काम कर रहे हैं। अकाउंटिंग और मैनेजमेंट ईजी हो जाता है, मिक्सअप नहीं होता। तो रिलायंस फाउंडेशन अलग अलग इनिशिएटिव्स करती रहती है क्योंकि उनके प्रॉफिट का 2% भी बहुत बड़ा नंबर है। तो उसको खर्च करने के लिए उनको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है और ये हम टाइम एंड अगेन देखते रहते हैं। IPL के टाइम पे भी आता है, रिलायंस के मुंबई इंडियंस की टीम है तो एजुकेशन फॉर ऑल, हम बच्चों की एजुकेशन के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो कितनी बार होता है कैंसर पेशेंट्स के लिए फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये सब उनकी CSR एक्टिविटी का पार्ट है। तो एक तरफ ये बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं कि भाई टीम में पैसा लगाया वो जीते तो हमारी इनकम बढ़े, बट साथ साथ में वो CSR वाला प्रोजेक्ट जो है वो भी वो लोग साथ में कंप्लीट करते रहते हैं, ये रहता है। तो सेक्शन 8 कंपनी बना के, ट्रस्ट बना के, सोसाइटी बना के सेपरेटली आप ये काम कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, अ कंपनी एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट और ट्रस्ट और सोसाइटी एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी एंटिटी एस्टैब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो या तो आप खुद की सेक्शन 8 कंपनी फ्रेम करो या कोई एग्जिस्टिंग सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू भी आप अपनी CSR एक्टिविटी कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। दोनों ऑप्शन दे दिए, बट आगे फर्दर कुछ कंडीशंस है। इफ द बोर्ड ऑफ अ कंपनी डिसाइड्स टू अंडरटेक इट्स CSR एक्टिविटीज through a company established under section 8 of the act or a registered trust or society other than those specified above, such a company or trust or society shall have an established track record of 3 years in undertaking similar programs or projects। तो बोला आप ऊपर जो बोला है उसके अलावा और कुछ करना चाहते हो, कोई और कंपनी या ट्रस्ट के थ्रू काम करना चाहते हो तो करो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो ट्रस्ट एटलीस्ट पिछले 3 साल से ये सारी एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये एक नेसेसरी कंडीशन रहेगी, ठीक है। एंड द कंपनी हैज स्पेसिफाइड द प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स टू बी अंडरटेकन, वो तो करना ही है। द मोडेलिटीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पैसा कैसे यूज होगा, कौन से प्रोजेक्ट पे कितना पैसा दिया जाएगा और इस चीज को मॉनिटर कैसे किया जाएगा, ये सब पहले आपको समझाना पड़ेगा, फिर आप ये काम कर सकते हो। अ कंपनी में ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज फॉर अंडरटेकिंग सच प्रोजेक्ट्स। 2 कंपनीज मिल के इसमें जॉइंट वेंचर भी कर सकती है, बट अपना अपना 2% दोनों को पूरा करना है, वो इम्प्लाइड, बट ऐसा कर सकते हैं। CSR प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और एक्टिविटीज अंडरटेकन इन इंडिया ओनली शैल अमाउंट टू CSR। इंडिया के बाहर किसी पे पैसा खर्च करके बोलो CSR का बेनिफिट दे दो, वो होगा नहीं। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन लोगों के लिए CSR करवाना चाहती है, समाज सेवा में हमारे समाज की सेवा होनी चाहिए, आउटसाइड कंट्री की नहीं, तो वो नहीं चलेगा, वो इम्प्लाइड। CSR प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और एक्टिविटीज दैट बेनिफिट ओनली द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड देयर फैमिलीज शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटी। मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंपनीज मे बिल्ड CSR कैपेसिटीज ऑफ देयर ओन एज वेल एज दोज ऑफ देयर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ये नया वर्ड है, मैंने तो ऑलरेडी बोल्ड और अंडरलाइन करके आपको दिया कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है क्या। इसमें यह बोला कि आप अपने टोटल CSR बजट का एक हिस्सा इन एजेंसीज के थ्रू भी खर्च कर सकते हो। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड होती है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ एंटिटीज को, कुछ NGOs को, कुछ सेक्शन 8 कंपनीज को इस कैटेगरी में एक टैग दे देती है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, और बोल देते हैं कि बाकी कंपनीज जिनका CSR बाकी है वो इस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू अपनी CSR एक्टिविटी कर सकते हैं, बट बहुत नॉमिनल है। टोटल आपके CSR बजट का 5%, सिर्फ उतना मैक्सिमम आप खर्च कर सकते हो थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। बाकी का फिर आपको जो ऊपर मोड्स बोले, खुद की कंपनी, खुद की सेक्शन 8 कंपनी, अपना ट्रस्ट, अपनी सोसाइटी, किसी और एग्जिस्टिंग ट्रस्ट या सोसाइटी के थ्रू या किसी कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर, वो सारे रास्ते यूज करने पड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट आपको अलाउ नहीं किया, बहुत नॉमिनल रेट रखा हुआ है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी amount directly or indirectly to political parties shall not be considered as CSR activity। ये 182 सेक्शन कंपनीज एक्ट में आगे आएगा, उसमें बोला हुआ है कि आप अपनी कंपनी के पैसों में से कुछ एक हिस्सा पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो बोला हुआ है, बट वो CSR में नहीं आएगा, ये भी ठीक है। चलो, ये और लिस्ट वाला पॉइंट कंप्लीट है। CSR पॉलिसी मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए, उसमें नया कंसेप्ट नहीं था। उसके बाद देख लो क्लैरिफिकेशन।
स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स फॉर अवेयरनेस एंड पब्लिक आउटरीच ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये नया आ गया बिकॉज कोविड में सिचुएशन थी, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। बोला इन रिगार्ड्स टू द स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स, MCA had clarified that it is an eligible CSR activity कोविड के टर्म्स में। इट इज फर्दर डिक्लेयर्ड या क्लैरिफाइड that spending of CSR funds for carrying out awareness campaigns or programs or public outreach campaigns on COVID-19 vaccination program is eligible activity for CSR under the given item number of Schedule 7 relating to promotion of healthcare including preventive healthcare, sanitization, promoting education, disaster management respectively। तो बोला ये सब एंट्रीज में ये कोविड वाला अवेयरनेस प्रोग्राम पूरा कवर हो जाएगा। आप वैक्सीनेशन ड्राइव चलाओ, लोगों को वैक्सीन के लिए प्रमोट करो, उसके एडवर्टाइजमेंट्स करो, अपने एम्प्लॉयज़ में ये चीज़ आगे बढ़ाओ, प्रमोशन करो, तो वो सब चीज़ों को हम CSR फंडिंग में मान लेंगे। बहुत सारी कंपनीज ने किया भी था, बोले हमारे एम्प्लॉयज़ का वैक्सीनेशन पूरा हम स्पॉन्सर करेंगे, तो आपको कहीं बाहर जाके वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। रिलायंस का तो मुझे ध्यान है उन्होंने डिक्लेयर किया भी था, और कुछ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को और उनकी फैमिलीज़ को वैक्सीनेट करने का काम रिलायंस ने किया, और सबसे पहले इनिशिएटिव ये बड़ी कंपनीज ने लिया था, टाटा ने और रिलायंस ने। इससे क्या होता है, बाकी कंपनीज में मैसेज जाता है कि भाई ये कर रहे हैं इंडस्ट्री में तो हमें भी करना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ती है। और जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो हो गया था, बिकॉज पहले लोग बोले वैक्सीन कब आएगी, इलाज कब होगा, आई तो बोले यार पता नहीं कैसी होगी, बाकी लोगों को लगवाने दो, अच्छा फील कर रहे होंगे, ठीक लगेगा तो अपने लगवाएंगे। तो हर कोई वेट कर रहा था पहले आप जाओ, और कोई जा नहीं रहा था। और किसी ने वैक्सीन लगवाई तो आजू बाजू वाले पूछने आ रहे थे, बोले ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोले नहीं अभी तक तो ठीक लग रहा है, बाकी आप भी लगवा के देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई, बाकी लोगों ने पूछा, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। कितने मतलब इतने महीने तक वैक्सीनेशन चला, उसके बाद भी कितने लोग मिलते थे बोले नहीं वैक्सीन नहीं लगवाएंगे हम। तो वो चीज़ ऐसी है ना कि वो अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी था, तो ऐसी कंपनीज ने इनिशिएटिव लिया, और उनको सामने ना जितना खर्चा इसमें हुआ वो सारा CSR में एग्जेम्पशन मिल गया, तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो टाइमिंग पे वो सिचुएशन को उन्होंने गवर्नमेंट ने यूज कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब स्पेंडिंग वाला पार्ट आ गया, जो 2% की बात मैं कब से कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2% आपके एवरेज नेट प्रॉफिट्स का आपको यूज करना पड़ेगा फॉर CSR एक्टिविटी। और अगर कंपनी ने पिछले 3 साल पूरे नहीं किए तो जितना ड्यूरेशन है उसमें देख लेंगे। तो ये एवरेज है, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ऐसे बोला है कि कंपनी जहाँ पे काम करती है उनका लोकल एरिया जो भी है वहाँ पे CSR एक्टिविटी करने की कोशिश पहले करनी चाहिए, कन्वीनियंट रहेगा वो ऑब्वियस है। इफ अ कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, द बोर्ड शैल इन इट्स रिपोर्ट is required to specify the reasons for not spending the amount, and unless the unspent amount relates to any ongoing project, transfer such unspent amount to a fund which is specified in Schedule 7 within a period of 6 months of the expiry of the financial year। ये थोड़ा सा टेक्निकली आपको ये बता रहे हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अब जैसे CSR का बजट की बात हो रही है, अब मेरी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया एवरेज, उसका 2% मुझे खर्च करना है इस साल CSR पे, दैट इज 2 करोड़ रुपीज। लेकिन वो 2 करोड़ रुपीज एक्चुअली में पे आउट हो जाना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। बिकॉज क्या होता है ना, आप किसी को अगर कोई भी काम करवा रहे हो, किसी पे कुछ पैसा खर्च कर रहे हो, तो पेमेंट हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में या जितना काम हुआ उतना ही मिलेगा। आप CSR के लिए क्या कर रहे हो, किसी थर्ड पार्टी की हेल्प कर रहे हो, लेकिन हेल्प करने के लिए आपको गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, मैन पावर चाहिए। अब ये गुड्स सर्विसेज और मैन पावर का पेमेंट अगर आप पूरा एडवांस कर दोगे तो आपको पता है एडवांस पेमेंट करने के बाद क्या होता है, सामने वाला मिलता ही नहीं है। और ये कॉमन साइकोलॉजी, इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, पेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे, एडवांस नहीं करते जानबूझ के। और एक अपन भी देखते हैं ना, अगर किसी से पैसे लेने बाकी है ना, अपने उसका काम पहले करते जाके, और जिसके पैसे पूरे आ चुके हैं ना, फिर उसी को बोल रहे होते हैं कि अभी रुको आता हूँ 2 दिन 4 दिन, ये वो करके, क्योंकि अपने को पता है वहाँ से अब पेमेंट कहीं जाने वाला नहीं है। अब जिसका पैसा बाकी है, अरे यार काम नहीं किया, टाइम पे नहीं पहुंचा, आज इसका काम करके नहीं दिया, पैसे नहीं देगा, तो पहले इसका काम खत्म करते हैं। ये कॉमन चीज है, तो हर जगह ये चीज होगी। अब कंपनी के ऊपर बर्डन क्या है कि इस साल उनको 2 करोड़ रुपए का CSR करना है, उस चक्कर में सबको एडवांस पैसे बांट रहे हैं, भाई ले जाओ, 2 करोड़ खर्च नहीं हुआ तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा, काम टाइम पे नहीं होगा। तो ये CSR दिखाने के लिए 2 करोड़ किसी को एडवांस पे आउट कर देना पड़े, वो ठीक बात नहीं है। इसलिए बोला कि अगर आपने वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, बजट बना लिया कि इतना खर्चा हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, पूरा कैलकुलेशन है, बट आप डिसबर्समेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में या एज एंड व्हेन नीडेड कर रहे हो, तो ये हो सकता है कि 31 मार्च जिस दिन आपका साल खत्म हुआ, वो 2 करोड़ का प्लान रेडी है, काम चल रहा है, पैसे उसमें से दिए भी हैं, बट पूरा 2 करोड़ पे आउट नहीं हुआ है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है। इसमें आप अथॉरिटीज को, ROC को इन्फॉर्म कर सकते हो रिपोर्ट में कि देखो 2 करोड़ का बजट हमने रखा है और हम ये प्रोजेक्ट में 2 करोड़ खर्च कर रहे हैं, बट अभी तक फिलहाल 1 करोड़ 50 लाख खर्च हुए हैं, बाकी के पेमेंट्स करने बाकी है, क्योंकि सामने वाले को जब ड्यू बोला है तभी देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। दैट इज ओके, वो तो ROC भी समझ रहा है कि प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल चीज है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो अलाउ कर देंगे।
अच्छा, आपने ये बोला कि हम CSR एक्टिविटी करना तो चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन पूरा अमाउंट खर्च नहीं हो पा रहा है। अब वो पूरा खर्चा करने के चक्कर में ओवर स्पेंडिंग तो नहीं करेंगे ना। 100 की चीज का कोई 120 मांगेगा, क्यों देंगे, 100 ही देंगे ना। तो उसमें ना क्या हो रहा है कि हम प्रोजेक्ट पे काम तो कर रहे हैं बट पूरा 2 करोड़ खर्च नहीं हुआ है। तो उसके लिए 6 मंथ्स वाली कैटेगरी बोली कि आप एक काम करो, आपका पैसा खर्च नहीं हो पाया तो उसको एक रिजर्व बना के साइड पे तो रख दो, ताकि आप वो पैसे अपने बिजनेस के लिए यूज ना करते रहो, ये हमें अश्योरेंस हो जाए। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर शेड्यूल 7 में एक स्पेसिफाइड फंड बोला है इसके लिए कि अलग से फंड क्रिएट करके पैसा उसमें ट्रांसफर कर दो। जैसे IEPF में कल बात हो रही थी, कुछ वैसा हो गया। यहाँ CSR फंड बना दो, पैसा पार्क कर दो वहां पे, और फिर आपको जैसे ही मौका मिले CSR एक्टिविटी करने का उन पैसों से, तो आप वो फंडिंग यूज कर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया रहेगा। तो 6 मंथ्स वाली ये लिमिट है। बाकी देखें सबसेक्शन 6 में नीचे क्या बोला, एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट अंडर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5, जो ऊपर बात हो रही थी, परसुएंट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट fulfilling such conditions as prescribed undertaken by a company in pursuance of its CSR policy shall be transferred by the company within a period of 30 days from the end of financial year to a special account to be opened by the company in that behalf for that financial year in any scheduled bank, and to be called as the unspent CSR responsibility account या CSR account, and such amount shall be spent by the company in pursuance of its obligation towards the CSR policy within a period of 3 financial years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। तो पहले तो आपको ये बोला कि जब कोई पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है, अनस्पेंट रह जाता है, तो आप उसको एक अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और उस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के बाद इन फ्यूचर जैसे ही आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, आप CSR करके वो पैसा यूज कर लेना। लेकिन उसके लिए आपको एक टाइम लिमिट दिए कि कितने साल तक हम वेट करेंगे आपके वो पैसे यूज करने का, दैट इज 3 years, मोर देन इनफ टाइम है। एक पैसा साइड पे रखा है, 3 साल में आपको मौका ही नहीं मिला खर्च करने का, ऐसा हो नहीं सकता। तो बहुत इनफ टाइम दिया है कि आपका नॉन कंप्लायंस भी ना हो और गवर्नमेंट का जो पर्पस है आपसे एक्टिविटी कराने का वो पूरा हो जाए, उस सेंस में बोल रहे हैं। ठीक है, फेलिंग विच द कंपनी शैल ट्रांसफर द सेम टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द थर्ड फाइनेंशियल ईयर। ये वही फंड आ गया जो ऊपर 6 मंथ्स वाला हमने बोला था कि भाई पहले बोला एक काम करो, 30 days के अंदर अंदर ना सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा रख दो और 3 साल के अंदर CSR में खर्च कर देना। अगर वो 3 साल में भी खर्च नहीं हो पाता है तो फिर उसके बाद जैसे वो IPF फंड था ना, वैसे एक शेड्यूल 7 में स्पेसिफाइड फंड है, वहां पे पैसा ट्रांसफर करो। फिर उसको कैसे यूटिलाइज करना है, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन होंगे वो फॉलो होंगे। तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट वो पैसा अपने कंट्रोल में ले ले और उसको कहीं ना कहीं सोशल सर्विस में यूज कर ले, क्योंकि आपसे नहीं हो पा रहा, बट आपने फंड दे दिया ना, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी हो गई। इम्प्लीमेंटेशन का काम वो फंड की जो भी मैनेजमेंट करने वाली एजेंसी है वो कर पाई, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सबसेक्शंस में ये सब क्लैरिफिकेशन है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना लास्ट डे पे, नहीं तो फिर अपने वर्ड्स में लिखना होगा तो समझ नहीं आएगा। तो स्टार मार्क करके रखना 135 सबसेक्शन 5 and 6। ठीक है, नेक्स्ट पेनल्टी आ गई। अब इसमें पेनल्टी में मुझे आपको कुछ पढ़ाना नहीं, आपको लर्न करना है, तो मैं अभी डिस्कस नहीं करा रहा वापस। अगला पॉइंट 135 का ही है, एडिशन है, अभी नया पॉइंट ऐड हुआ था। एंड अगेन दैट इज वेरी ऑब्वियस, अगर आपने CSR स्पेंडिंग में इस साल ज्यादा खर्च कर दिया तो अगले साल की स्पेंडिंग में कम खर्च करके एवरेज पे ला सकते हैं ना। जैसे बोला 2% खर्च करना है, ज्यादा खर्चा हो गया क्योंकि प्रोजेक्ट था, अवेलेबिलिटी थी, आपने CSR कर दिया, अगले साल उसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए हर साल का, तो एवरेज वो 2% पे आप मेंटेन करो, चलेगा। ओवर स्पेंडिंग मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा है करने की, मन से तो खर्च करो, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये बोला हुआ है। नेक्स्ट CSR पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स, ये रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स किए, उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, पॉइंट्स देख लेता हूं मैं एक बार, रिपीट है या कुछ नया है, रीड आउट कर ही लेते हैं क्या बोला है। देखें, CSR का मतलब पहले बता दिया, वो तो हम जानते हैं, वो हमने भी डिस्कस कर लिया। उसके साथ साथ बोल रहे हैं इट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, कौन कौन सी एक्टिविटीज CSR में कवर नहीं होंगी, तो वो आगे भी देखा था। फर्स्ट पॉइंट वही दिख रहा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी आप एक्टिविटीज करोगे ना वो अलाउड नहीं होंगी। बट प्रोविजो है, प्रोविजो में क्या बोला, एनी कंपनी एंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ न्यू वैक्सीन, वो कोविड वाला पॉइंट आ गया, ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस in their normal course of business may undertake research and development activity of new vaccine, drug or medical device related to COVID for financial years given 2021 to 22 and 23 subject to condition। मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोला कि अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी हो और ऑलरेडी आप रिसर्च डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो फॉर मेडिकल डिवाइसेज या मेडिसिन, तो आप एक काम करो, आप कोविड की वैक्सीन के ऊपर रिसर्च शुरू करो। कोविड से रिलेटेड जो डिवाइसेस की जरूरत पड़ रही है हॉस्पिटल्स में, वो आप हॉस्पिटल्स में वो डिवाइसेस बना के पहुंचाना स्टार्ट करो, हम आपको उसमें CSR एग्जेम्पशन देंगे। समझ आए, क्योंकि अभी तक आप कोविड वैक्सीन पे काम नहीं कर रहे थे,
आप बाकी दवाइयों पे रिसर्च करते थे, तो कोविड वाला विंग स्टार्ट करो, रिसर्च करो, हम आपको बेनिफिट देंगे। अब ये ड्यूरेशन देख लो, 2021 से स्टार्ट हुआ, तब नीड थी ना कि कब आएगी वैक्सीन, तो ये कंपनीज को मोटिवेशन देने के लिए पॉइंट किया कि आप काम करो, आप रिसर्च जो कर रहे हो आपके बिजनेस से रिलेटेड भी है, बट फिर भी हम आपको इसमें CSR वाला बेनिफिट दे देंगे। तो उसको आप मोटिवेट करने के लिए इनफ हो गया। कुछ कंडीशंस है इसके साथ, such research development activity shall be carried out in collaboration with any of the institutes or organizations which are referred to in the given clause. Details of such activity shall be disclosed separately in the annual report on CSR including the board's report. मतलब एक तो कोई एग्जिस्टिंग लेबोरेटरी या डिपार्टमेंट जो इस पे रिसर्च कर रहा है उसके साथ मिलके आप ये रिसर्च करो, ताकि हमें पता भी चलेगा क्या रिसर्च कर रहे हो। ऐसा ना हो रिसर्च कुछ नहीं किया लेकिन खर्चे दिखाए जा रहे हैं कि भाई इतनी सैलरी दी साइंटिस्ट को, इतना लैब मटेरियल यूज हुआ, लेकिन डेवलप कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसा फेक ना हो जाए, इसलिए ये पॉइंट रखा है कि कोलैबोरेशन कर लो और रिपोर्ट्स के अंदर एनुअली ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली आपने इस पॉइंट पे क्या काम किया, तो वो भी एक नेसेसरी कंडीशन है। दूसरा क्या अलाउड नहीं है, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय कंपनी आउटसाइड इंडिया, वो बात हो गई थी। एक्सेप्शन आ गया, मतलब ये अलाउ करेंगे। ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सोनल रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट और टेरिटरी एट नेशनल लेवल और इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। एथलीट्स की ट्रेनिंग तो वो इंडिया के बाहर भी हो सकती है। ऊपर देखा था ना, स्पोर्ट्स में एथलीट्स को रेडी करना, उनको ट्रेन करना, दैट इज CSR। अब इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज की भी लिमिटेशन होती है। बहुत बार इंडिया में कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए उतनी अच्छी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे फाइट करने के लिए। तो बोला दूसरे कंट्री में ले जाके स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेन करेंगे, एथलीट्स को, वो और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओलंपिक्स में हो सकता है, डिफरेंट गेम्स के हिसाब से हो सकता है। अब इंडिया में जो पॉपुलर गेम्स है उनका आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, लेकिन जो गेम्स उतनी पॉपुलर नहीं है, जिसमें कम है लोग, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए फिर कहीं ना कहीं और जाना ही पड़ेगा। तो वो ट्रेनिंग वाला पार्ट भले इंडिया के बाहर हो रहा है लेकिन CSR में काउंट होगा, ये अलाउ किया। तो ये भी एक कंडीशन हो गई। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी वाला पॉइंट रिपीट है, एम्प्लॉय वाला पॉइंट भी रिपीट हो रहा है। आपने स्पॉन्सरशिप दी है कंपनी के नाम से किसी इवेंट में, वो भी मार्केटिंग ही तो हो रही है आपकी, स्पॉन्सर्ड बाई, तो मार्केटिंग हो गई, दैट इज नॉट CSR, वो वन ऑफ इवेंट हो गया ना वैसे भी। और भी कोई लीगल ऑब्लिगेशंस पूरी करनी पड़े, CSR नहीं। तो काफ़ी पॉइंट्स हमने पहले भी देख लिए। अब नीचे मीनिंग समझाया, उसमें मेरी जरूरत नहीं है। CSR पॉलिसी का मीनिंग है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, नेट प्रॉफिट में क्या आएगा क्या नहीं, ये कवर हो जाएगा कंटेंट। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का मतलब भी बता दिया, सब टर्म्स पीछे यूज हो रहे थे। तो यहाँ तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देख लिए। कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्लियर नहीं है तो बता दो। बाकी के पॉइंट्स फिर आज नहीं रखते, एक सेशन और चाहिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसको कंप्लीट करें।